हेलो एवरीवन, मैं अंजना और आप मेरे साथ हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष के शिक्षा शास्त्र के शिक्षा के नूतन आयाम। इसमें हमने 3 इकाइयों का अध्ययन कर दिया। आज हम अध्ययन करेंगे इकाई 4 का, जिसका नाम है शिक्षा में समावेशन की अवधारणा तथा शिक्षा में समावेशन के अवयव। चलिए अब इसे हम विस्तृत रूप में अध्ययन करते हैं। अब हम देखेंगे इसकी प्रस्तावना। देखते हैं कि समाज में कई प्रकार के जो बालक होते हैं वो मौजूद होते हैं समाज में। उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नता जरूर पाई जाती है। जब विशेष आवश्यकता वाले जो बालक और जो सामान्य आवश्यकता वाले बालक हैं एक ही छत के नीचे जब शिक्षा प्रदान करते हैं तो वह समावेशी शिक्षा कहलाती है। जैसा कि आपने पाठ में देखा था, हम समझ चुके हैं कि समावेशी शिक्षा है क्या, जिसमें जो सामान्य बालक हैं और एक विशिष्ट बालक हैं, दोनों को एक साथ जो शिक्षा है प्रदान की जाती है। अब हम देखते हैं समावेशी शिक्षा है क्या। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य समाज के सभी वर्ग के विद्यार्थियों के कमजोरी, उसके मजबूत पक्ष एवं उनकी क्षमताओं को एक ही कक्षा में विकास करना ही समावेशी शिक्षा है। जो समावेशन है, विभिन्न अधिगमकर्ता जो होते हैं वो शिक्षण व्यूह जो है रचना को आसान बनाने के लिए बनाते हैं एवं बिना किसी भेदभाव या समूह से अलग कर विद्यार्थियों को शिक्षा इसमें दी जाती है। फिर है समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। आखिर क्यों समावेशी शिक्षा को अपनाया गया, उसके क्या उद्देश्य हैं? तो वह है कि उचित व्यक्तिगत सहायता एवं सेवा प्रदान करना, विभिन्न तरीकों को अपनाकर सभी विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना, सभी वर्ग के विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल एवं सूचनाओं को बढ़ाना, अलग अलग क्षमताओं वाले छात्रों को एक साथ विद्यालय में समाहित करना, जो शिक्षक के सहयोग एवं सहभागिता और जो माता पिता एवं सामाजिक नेताओं द्वारा अच्छे जो कला हैं उनका विकास करना। तो हम देखते हैं कि जो समावेशन है एक शैक्षिक उपागम एवं दर्शन है जो कि सभी विद्यार्थियों को सामाजिक सदस्यता के साथ शैक्षिक एवं सामाजिक उपलब्धि प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। अर्थात समावेशी शिक्षा एक विस्तृत शब्दावली है जिसके अंतर्गत कई तथ्यों को समाहित किया गया है। इसमें सभी बालकों को एक साथ शिक्षा देने का प्रावधान है। सभी बच्चों को आवश्यकता के अनुरूप ही शैक्षिक संरचना एवं शिक्षण विधियों का प्रयोग इसमें किया जाता है। यह विस्तृत व्यूह रचना का एक भाग है, पाठ्यक्रम जिसके द्वारा समावेशी समाज का उत्थान किया जाता है। यह एक गतिशील प्रक्रिया भी है। हम इसको कुछ इस चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। जो समावेशी शिक्षा है, सभी बालकों के आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। तो इस चित्र में दिया है कि जैसे कि कार्य करने वाले बालक बालिकाएं हो गई, विशेष आवश्यकता वाले बालक या विकलांग बालक हो गए, बालिकाएं हो गई, HIV एड्स एवं गंभीर बीमारी से ग्रसित बालक बालिकाएं हो गई, प्रवासी मजदूर के बच्चे हो गए और गली में घूमने वाले बच्चे हो गए, अल्पसंख्यक वर्ग के बालक बालिकाएं हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र के बालक बालिकाएं हैं। इन सभी को उसमें शामिल किया जाता है और सभी को समान रूप से उसमें शिक्षा प्रदान की जाती है। फिर है विशेष शिक्षा एवं एकीकृत शिक्षा। तो शिक्षा की जो व्यवस्था है पूरे विश्व में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। जैसे जैसे समाज का उत्थान होता गया, शिक्षा की पद्धतियाँ भी बदलती गई। इसी क्रम में शिक्षा के अंतर्गत वैसे बालकों पर भी ध्यान दिया जाने लगा जिसे लोग पहले यह मानते थे कि शिक्षा प्राप्त कर ही नहीं सकते। वैसे बालक जो सामान्य बालक या औसत बालकों से भिन्न होते हैं, इन्हें लोग विशेष बालक या विशिष्ट बालक के नाम से जानते हैं। इनको शिक्षा देने के लिए समय के अनुसार 3 प्रकार की अवधारणा जो है विकसित हुई, जैसे विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा। चलिए हम इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन और करते हैं कि विशेष शिक्षा जो है वह क्या है, एकीकृत शिक्षा क्या है और जो समावेशी शिक्षा है वह क्या है। चलिए फिर है विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा एक क्या है, संकुचित शब्दावली है। इस शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग शिक्षा दी जाती है। इसका विद्यालय पाठ्यक्रम शिक्षण विधियाँ भी अलग होते हैं। विशेष शिक्षा गंभीर अक्षम विकलांग बालकों के लिए उपयुक्त पद्धति मानी गई है। फिर है एकीकृत शिक्षा। विशेष शिक्षा में यह देखा जाने लगा कि कोई बालक अगर सामान्य बालकों से
अलग शिक्षा प्रदान करता है तो उसका पूर्णतः समायोजन नहीं हो पा रहा। तो क्या किया कि कई क्षेत्रों में सामान्य बालकों से पिछड़ जाता है। तो इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एकीकृत शिक्षा की अवधारणा का फिर विकास हुआ और 1974 में कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत जो शिक्षा है उसका प्रारंभ किया गया। फिर एकीकृत शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वह था कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों के साथ एकीकृत करना है। साथ ही एकीकृत शिक्षा में बालकों को कक्षा या शिक्षक के अनुसार अपने आप को समायोजित करना है। इसके अतिरिक्त जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको विशेष कक्षा जैसे संसाधन कक्ष तथा विशेष शिक्षकों के माध्यम से पूर्ण किया जाता था। और एकीकृत शिक्षा में निम्न तथ्यों को शामिल किया गया, जैसे सामान्य विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले जो विकलांग बालक हैं उनको शैक्षिक सुविधाएं एवं शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। इस शिक्षा में जो है बालकों के पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया गया। फिर यह है कि स्वयं जो आवश्यकता अनुसार विद्यालय के कार्यक्रम और पाठ्यक्रम के लिए समायोजित करना उसका मुख्य एक उद्देश्य था। फिर इसका मुख्य लक्ष्य जो था विकलांग बालकों को सामान्य विद्यालय में भर्ती कराना था। फिर है एकीकृत शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा में अंतर। अब देख सकते हैं कि जो एकीकृत शिक्षा है, नाम ही से पता चल रहा है कि एकीकृत यानी सिर्फ एक विषय को आधार मानकर चल रही है और समावेश यानी कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलना। जैसे एकीकृत शिक्षा जो है उसका प्रारूप जो था व्यक्तिगत था और जो समावेशी शिक्षा था उसका प्रारूप सामाजिक था। जो एकीकृत शिक्षा में विकलांग व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह स्वयं को विद्यालय की आवश्यकता अनुसार खुद सामंजस्य स्थापित करे, जबकि जो समावेशी था तो उसमें यह था कि उस विद्यार्थी के अनुसार पाठ्यक्रम बनाया जाए, ना कि पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चे को खुद ढलना है। यानी कि एकीकृत शिक्षा पर बच्चे में उतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता था, यानी कि एक शिक्षक केंद्रित जैसी वह शिक्षा थी। और जबकि समावेशी शिक्षा क्या थी कि बालक केंद्र यानी छात्र केंद्रित थी। तो एकीकृत शिक्षा का जो उद्देश्य था वो था कि सामान्य विद्यालय में उन सबको प्रवेश कराना है बस, जबकि समावेशी शिक्षा का था कि प्रवेश कराना नहीं, उनकी भागीदारी जो वहाँ पे प्रतिक्रियाएं होती हैं उनमें भागीदारी भी सुनिश्चित करना है। और जो एकीकृत शिक्षा उसकी जो अवधि थी वो न्यूनतम थी, जबकि समावेशी शिक्षा की जो अवधि थी वो एक बहुत लंबी दीर्घ प्रक्रिया थी। फिर है कि एकीकृत शिक्षा विकलांग या विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए समान अवसर देती थी, जबकि समावेशी शिक्षा थी तो कि उनको सामान्य बच्चों के साथ एकीकृत करने का तो ठीक है, पर उनके अनुसार उनके आधार पर शिक्षा को परिवर्धित और परिमार्जित भी करती थी। फिर है विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा। इसमें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य उन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना एवं उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान करना है। समावेशी शिक्षा में जब तक विशेष आवश्यकता वाले बालकों की आवश्यकता को हम नहीं समझ पाएंगे तो उन्हें हम कैसे उचित शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो उनमें प्रमुख जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उनकी चर्चा हम आगे करते हैं। चलिए हम सबसे पहले इसमें देखते हैं मंदबुद्धि बालक को। मंदबुद्धि बालक यानी नाम से ही है कि मंदबुद्धि, जिनकी बुद्धि लब्धि क्या है सामान्य बालकों से कम है, जैसे कि उनकी जो IQ लेवल होता है वो 17 से कम होता है और ये अन्य बालकों से जो होते हैं थोड़े पिछड़े रहते हैं। तो इन बालकों की जो पहचान या विशेषताएं वो यह है कि ये नवीन परिस्थितियों में प्रस्तुत करने में प्रायः खुद को कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे बालक जो है या तो अति क्रियाशील होते हैं या चंचल होते हैं। ऐसे जो बालक हैं इनके मुंह में हमेशा लार सा टपकता रहता है और इनकी सीखने की क्रिया जो होती है धीमी होती है और ये दो अंगों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में भी कठिनाई करते हैं, जैसे कि लिखने में, पढ़ने में, चलने में इत्यादि। तो ऐसे बालकों को कभी कभी दौरे भी पड़ सकते हैं। इन बालकों के लिए यानी मंदबुद्धि बालकों के लिए शिक्षा को जो है शैक्षिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा है। शिक्षणीय मानसिक मंद, यानी शिक्षणीय मानसिक मंद वे मानसिक बालक हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 75 से 50 के बीच होती है। ऐसे बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा किसी बात को धीमी गति से समझते और सीखते हैं। फिर जो ऐसे बालक हैं वो सामान्यतः प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 7 तक की ही पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। जो प्रशिक्षणीय मानसिक मंद हैं उनकी बुद्धि लब्धि 50 से 25 के बीच होती है। ऐसे बालकों को शिक्षा जो ग्रहण करनी होती है उनकी क्षमता और कम होती है। इन्हें बहुत अधिक प्रयास करने के बाद भी
सिर्फ कक्षा 4 से 5 तक ही शिक्षा दे सकते हैं हम लोग, परंतु इसे पर्याप्त प्रशिक्षण और अभ्यास के पश्चात व्यावसायिक या दैनिक क्रियाकलाप सिखाया जा सकता है, जैसे अपनी आजीविका के लिए, यानी अपना कुछ न्यूनतम स्तर पर चलाने के लिए अपनी आजीविका को। तो उसमें जैसे कि लिफाफे बनाना, मोमबत्ती बनाना, कुर्सी बुनना आदि काम सिखा के उनको उस चीज़ के लिए सक्षम किया जाता है। फिर है अभिरक्षणी मानसिक अधिगम। इसके अंतर्गत वैसे बालक आते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि जो है 50 से 25 के बीच होती है। इसमें भी ऐसे बालक सामान्यतः पढ़ाई नहीं कर पाते, तो उनको हम दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को भी नहीं कर पाते, पर ये जो प्रायः क्या होते हैं, दूसरों की देखभाल पर निर्भर होते हैं। फिर है दृष्टिबाधित बालक। मानसिक मंद बालक के बाद आया हमारा दृष्टिबाधित बालक। दृष्टिबाधित बालक वे बालक होते हैं जिन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता या फिर बहुत कम दिखाई देता हो। उनकी जो प्रथम दृष्टि क्षमता के आधार पर एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि जो क्षमता 20 या 6 होती है, तो इनकी जो है उसमें कम होती है। तो द्वितीय ये चीज़ें आँखें। परंतु अगर कोई बालक 200 या इससे कम के क्षेत्र को देख सकता है तो बालक दृष्टिबाधित कहलाता है। तो इनकी विशेषताएं जो है, पहचान जो है निम्न है। ऐसे बालक हमेशा अपनी आँखों को मलते रहते हैं, आँखें चिलमिलाते रहते हैं और आँखों में दर्द की शिकायत करते हैं। फिर है जैसे ब्लैक बोर्ड है, श्यामपट्ट कहते हैं जिसे, तो उसके पास जाकर पढ़ते और लिखते हैं, यानी दूर से उन्हें दिखता नहीं तो वो नज़दीक जाकर देखते हैं। आँखों में उनके पानी आने की शिकायत रहती है और ब्लैक बोर्ड पर जो लिखी बातें हैं उन्हें अपने साथ वालों से पूछते हैं, सहपाठी से, अपने क्लासमेट से, और इन्हें ज़्यादातर सर दर्द की शिकायत देखने को मिलती है। तो दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा के बारे में, अब इनको कैसे शिक्षा दी जाए, तो एक सामान्य जो बालक हैं जिनमें सीखने की सबसे ज़्यादा प्रयोग क्या होता है, दृष्टि। क्योंकि हम जब कोई काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें उससे पहले क्या है कि अपनी आँखें सही चाहिए। हम आँखों से जब देखेंगे तभी हम उस काम को कर सकते हैं। जो हमारी आँख है मनुष्य की जो भी सभी इंद्रियां हैं जो उनमें प्रमुख होती हैं। इसके न होने से मनुष्य का अधिगम सबसे अधिक प्रभावित होता है। इसके नहीं होने से मनुष्य का जो अधिगम है, सीखने की जो प्रक्रिया है, वो बहुत प्रभावित होती है। दृष्टिबाधित जो बालक होते हैं सामान्य बालकों की तरह ना तो लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना चल सकते हैं, न ही कोई क्रियाकलाप कर सकते हैं, जिनके कारण इन्हें सामान्य कक्षाओं में सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान कराने में कठिनाई होती है। दृष्टिबाधितों को उचित शिक्षा देने के लिए निम्न जो क्षेत्र हैं या उपकरण हैं, प्रशिक्षण है, निम्न की आवश्यकता होती है, जिसका अध्ययन हम करते हैं, जैसे कि ब्रेल, अबेस्कस एवं टेलर फ्रेम। अब ब्रेल जो है एक प्रकार की लिपि है जो विशेषकर दृष्टिबाधितों के लिए बनाई गई है। इस लिपि के माध्यम से जो दृष्टिबाधित बालक हैं उसे पढ़ व लिख सकते हैं, और इसकी खोज फ्रांस के लुई ब्रेल ने की थी, इसलिए इसके नाम पे इसे ब्रेल लिपि रखा। जो ब्रेल लिपि है इसको दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं और बाएं से दाएं की ओर ही पढ़ी भी जाती है। अबेकस एवं टेलर फ्रेम जो है उपकरणों के माध्यम से दृष्टिबाधितों को गणितीय ज्ञान दिया जाता है। अबेकस एक प्रकार की मोतियां लगी हुई उपकरण है जिसके दृष्टिबाधित बालकों को गिनती कराना, साधारण जोड़ घटाव गुणा व भाग सिखाया जाता है। इससे टेलर फ्रेम से दृष्टिबाधितों को जोड़ घटाव गुणा भाग व गणित, बीजगणित के प्रश्नों को हल करना सिखाया जाता है। फिर है अनुस्थिति ज्ञान एवं चालिष्णुता। दृष्टिबाधित जो बालक है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें दिखता नहीं तो वो कैसे जा सकते हैं। इसके लिए दृष्टिबाधितों को अनुस्थिति ज्ञान एवं चाल सहिष्णुता का प्रशिक्षण दिया जाता है। जो अनुस्थिति ज्ञान का अर्थ है वो है वातावरण में अपनी स्थिति का पता लगाना कि वो इस समय कहाँ पर हैं। जैसे कि उनको बताया जाता है कि फूलों की महक से आप लगा सकते हो कि आप कहीं फूलों के पास हो, नाली के गंध से, मंदिर एवं स्कूल की घंटी से, ये खुद उसका अनुपस्थिति का ज्ञान का पता लगा सकते हैं। फिर है चालिष्णुता का अर्थ। जो चालिष्णुता का अर्थ है वो है कि चलना। एक दृष्टिबाधित बालक को चलने के लिए कई नियमों का पालन करना होता है, जैसे छड़ी लेकर वो चल सकते हैं, अपने साथियों के साथ चल सकते हैं, सीढ़ियों पर कैसे चढ़ते हैं, ये सब चीज़ें उसमें जो चालिष्णुता है उसके अंतर्गत उसमें ज्ञान दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि जो दृष्टिबाधित बालक हैं अपने आप को उस वातावरण के साथ समायोजित कर सकें। जो दृष्टिबाधित बालक हैं उनके शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान
द्वारा, जो देहरादून में है, उसके द्वारा उपयोगी उपकरणों का निर्माण एवं अनुसंधान कार्य किया जाता है ताकि दृष्टिबाधितों की समस्या को कम किया जा सके। फिर है श्रवण बाधित बालक। श्रवण बाधित बालक वे हैं जो कम सुनते हैं, बिल्कुल भी नहीं सुनते। एक परिभाषा के अनुसार कहा है कि वैसे बालक जो है 25 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि सुनते हैं, उन्हें श्रवण बाधित बालक कहा जाता है, जो उससे ज़्यादा की। तो श्रवण बाधित जो बालक हैं उनकी पहचान इस प्रकार है। जो ऐसे बालक होते हैं कान के पीछे हाथ लगाकर सुनने का प्रयास करते हैं। बालक जोर से बोलते हैं और चेहरे और होंठों पर ज़्यादा ध्यान करते हैं। ऐसे बालक जो बोली गई बातें हैं उनको दोबारा या नहीं सुनने की शिकायत करते हैं। इनके जो चेहरे के हाव भाव व मुख मुद्रा द्वारा भी आवाज़ दोष पहचाना जा सकता है। ऐसे बालकों में कान बहने की शिकायत भी होती है। फिर जो श्रवण बाधित है उन बालकों के लिए शिक्षा में क्या व्यवस्था है? तो जो श्रवण बाधित बालक हैं उनके लिए मुख्य समस्या जो संप्रेषण की होती है, जिसे वो सुन नहीं सकते तो बोल भी पाने में थोड़ा असमर्थ रहते हैं। तो न सुनने तथा न बोल पाने के कारण वे बालक एक दूसरे सामान्य जो बालक हो उनके साथ अपने आप को संप्रेषित नहीं कर पाते। ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए हम निम्न उपाय कर सकते हैं, जैसे कि हम उनको अपने विद्यालय में अपनी कक्षा में पहले बेंच में बैठा लें ताकि वो अच्छे से उसको सुन सकें, समझ सकें। फिर श्रवण बाधितों को श्रवण यंत्र की सहायता से शिक्षा दी जाए ताकि उनको सुनने में सहायता हो, समझ सकें। फिर है सांकेतिक भाषा तथा होंठों के द्वारा शिक्षा। तो इस प्रकार जो सांकेतिक भाषा, इसमें संकेतों के माध्यम से एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषण स्थापित करता है। ये जो सांकेतिक भाषा है, सांकेतिक भाषा का विकास 18वीं शताब्दी में हुआ, जिसे अम्बे चार्ल्स माइकल के द्वारा अपनाया गया था। होंठ पद्धति जो है पठन, ये भी एक प्रकार का संप्रेषण का माध्यम है जिसकी सहायता से सामने वाले व्यक्ति की बातों को समझा जा सकता है। फिर समावेशी शिक्षा हेतु तो प्रशासनिक उपाय, यानी जो समावेशी शिक्षा लागू की है उसमें सरकार क्या क्या हमारे उपाय अपना सकती है, उसे कैसे सही कर सकती है। सभी प्रकार के बच्चों हेतु समावेशी शिक्षा के लिए उचित सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना उसका है। फिर जो नकारात्मक अभिवृत्तियां हैं उन्हें दूर करना। विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है नकारात्मक अभिवृत्तियां, इसलिए फिर सामान्य विद्यालय जो हैं विकलांग बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। समावेशी विद्यालय में बच्चों में परस्पर सहयोग व सहभागिता की भावनाओं को विकास करना, अपने विकलांग सहपाठियों का सहयोग करते हुए ऊंच नीच भूलकर समान अवसरों का लाभ उठाना, उनकी क्षमताओं से परिचित होना। समावेशी शिक्षा के सफल नियोजन के लिए हम निम्न उपाय अपना सकते हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके लिए हेतु परिचयात्मक कार्यक्रम, यानी कि विकलांग के प्रति नकारात्मक अभिवृत्तियों का मुख्य कारण क्या है? विकलांग व्यक्तियों की क्षमताओं से अनभिज्ञ रहना या अनजान रहना, नहीं जान पाना। तो आवश्यक है कि प्रशासनिक अधिकारियों को उनकी क्षमताओं के साथ साथ उनकी विशेषताओं से भी उनको परिचय कराया जाए, परिचित कराया जाए, जिससे वो उनकी समस्या को समझ सके और उसका समाधान कर सके। विकलांग व्यक्ति को दया की नहीं बल्कि समानता की आवश्यकता होती है। जो समावेशी शिक्षा योजना है इसमें आदि जानकारी भी उन्हें उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे विकलांग बच्चों के उचित शिक्षार्थ उचित वातावरण व सामग्री उपलब्ध कराते हुए उन्हें समान अवसर प्रदान करा सके। फिर दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा विद्यालय के कर्मचारियों व विद्यार्थियों हेतु संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन, अर्थात जिस विद्यालय में विकलांग विद्यार्थियों हेतु समावेशी शिक्षा लागू की जा रही है सर्वप्रथम वहीं उचित वातावरण हेतु सभी शिक्षक या गैर शिक्षक कर्मचारी जो भी हैं वह सामान्य विद्यार्थियों की तैयारी अति आवश्यक है, क्योंकि अगर वह उनके लिए संवेदनशील नहीं रहेंगे तो वह उनके जो उसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दृश्य श्रव्य सामग्री विकलांग व्यक्ति की क्षमताओं से परिचित कराने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने विद्यालय में उसे सब उपलब्ध कराना चाहिए सामग्रियां, जिससे क्या है विभिन्न स्तर के कर्मचारी जो प्रशिक्षित हों उनसे उनका उपयोग करना सीखें और जो विशेष बच्चे हैं उनको उससे सहायता मिले। फिर है विकलांग बालकों की खोज हेतु संवेदीकरण शिविर का उपयोग। विकलांग बालकों की खोज एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्राय माता पिता बच्चों की विकलांगता को स्वीकार नहीं करते हैं, न तो विभिन्न चिकित्सकों के चक्कर में पड़े रहते हैं, या फिर विकलांगहीनता समस्या मानकर हीन भावना से ग्रसित रहते हैं, या फिर यह मान के बैठ जाते हैं कि हमारे पूर्व जन्म की कोई सजा होगी, इसीलिए वह किसी को बताने में भी घबराते हैं।
समाज को झकझोरने के लिए एक संवेदीकरण शिविर का आयोजन आवश्यक है ताकि विकलांग बच्चों की खोज हो सके, जिससे कोई भी विकलांग बच्चा शिक्षा का जो उसका मौलिक अधिकार है उससे वंचित ना रहे। वह अपनी शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है उसे पाए और शिक्षा ग्रहण करे और अपने खुद को स्वयं जो है सक्षम बने। फिर है संसाधन कक्ष व संसाधन सामग्री विद्यालय के लिए उपलब्ध कराना। इसमें है कि प्रशासनिक जो संसाधन कक्ष और संसाधन सामग्री विद्यालय के लिए उपलब्ध कराना। इसमें है कि प्रशासनिक जो उपायों में आवश्यक है कि विद्यालय में जो संसाधन कक्ष है उन्हें उपलब्ध कराया जाए, जिससे जो यह सुविधाजनक स्थिति में हो, केंद्र में स्थित हो, जिससे जो विकलांग बच्चे या वो हैं जो जिनको आने जाने में उसमें दिक्कत ना हो। भवन का प्रत्येक कक्ष विकलांग विद्यार्थियों की पहुँच में होना चाहिए, जिसमें तिपहिया साइकिल वाले विद्यार्थी एवं दृष्टिहीन विद्यार्थी बिना किसी समस्या के स्वतंत्र रूप से आ जा सके। दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल सामग्री, स्पर्शी सामग्री व पुस्तकें संसाधन कक्ष में होनी चाहिए। वहीं श्रवण विकलांग विद्यार्थियों हेतु दृश्य सामग्री, श्रवण सहायक यंत्र इत्यादि उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। फिर विकलांग जो बच्चे हैं इनका आकलन दल का नियोजन करना। प्रत्येक विकलांग बच्चा स्वयं में एक इकाई है। उसकी शिक्षा के लिए आवश्यक है कि उसका आकलन दल उसका आकलन कर उसका विद्यालय प्रवेश के लिए निर्देश दे। प्रवेश नियम जो है लचीला होना चाहिए। प्रवेश के समय लिया गया गलत निर्णय उसके भावी जीवन के लिए घातक हो सकता है, इसलिए ऐसा निर्णय ले जो उनके आगे भावी जीवन को कोई प्रभावित ना कर सके, बल्कि उन्हें एक अच्छी दिशा प्रदान कर सके। फिर विकलांग विद्यार्थियों हेतु सह चिकित्सकीय अधिकारियों की सेवाओं को उपलब्ध कराना। जो विकलांग विद्यार्थी हैं प्रायः अनेक समस्याएं उनके पास होती है, अनेक आवश्यकता होती है जिनकी पूर्ति के लिए वह इसकी सहायता की उम्मीद करते हैं, जैसे चिकित्सीय सेवाएं हैं उनको उपलब्ध कराना। तो ऐसे बच्चों को क्या है कि जिससे उन्हें जो है लाभ पहुंचाकर उनके विकास में सकारात्मक भूमिका निभाई जा सके। फिर माता पिता एवं अभिभावकों की भूमिका। जो एकीकृत शिक्षा या समावेशी शिक्षा, इन सभी में पेरेंट्स की यानी माता पिता या अभिभावक की जो है भूमिका जो है अति महत्वपूर्ण बताई गई है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वह अपने परिवार से ही सीखता है, इसलिए घर या परिवार उसका जो होता है प्रथम पाठशाला होता है। तो विकलांग बच्चों के संदर्भ में तो माता पिता व अभिभावकों की बहुत ज़्यादा ही अहम भूमिका होती है। विकलांग बालकों को न तो तिरस्कृत करना चाहिए, न ही अति संरक्षण देना चाहिए। विकलांग बालक तो इससे अनभिज्ञ भी होता है कि वह अन्य से भिन्न है। फिर जो अगर माता पिता अगर शिक्षित हैं तो वह उन्हें समयानुसार विशेष शिक्षा विशिष्ट विद्यालय की जानकारी उन्हें मिल जाती है, तो अपने बच्चों को वो उचित शिक्षा समय के अनुसार देते रहते हैं। फिर है ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विशेष शिक्षा की सुविधाओं में बहुत अंतर हो जाता है, क्योंकि जो ज़्यादातर जो है विशिष्ट विद्यालय हैं वो शहरी क्षेत्रों में होते हैं। तो उन्हें जो है दैनिक क्रिया जो कौशल है उसमें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन में उसको सही से लागू कर सकें और अपने जीवन को अच्छे से जी सकें। फिर बच्चों में अच्छी आदतों का विकास बाल्यावस्था से प्रारंभ हो जाता है, चाहे वो सामान्य बालक हो विकलांग बालक हो, तो उन्हें अच्छी आदत से हमें परिचय कराना चाहिए। और वह परिचय कौन दे सकता है? अपने माता पिता या अपने घर परिवार के लोग। तो इसीलिए है कि माता पिता जो अभिभावक हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है उनकी अच्छी आदत का विकास करने में। विशिष्ट विद्यालय चूँकि प्राय आवासीय होते हैं, तो विकलांग बालकों को प्रवेश से पूर्व दैनिक क्रिया कौशल में निपुण होना भी आवश्यक होता है। फिर सक्षम या सकलांग सहपाठियों की भूमिका। विद्यालय में सक्षम सकलांग सहपाठियों की जो भूमिका होती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। वे केवल कक्षा व विद्यालय में स्वस्थ प्रोत्साहन प्रदान करने वाले वातावरण का निर्माण ही नहीं करते, बल्कि समकक्ष होने के कारण उनके स्वप्रत्यय विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाते हैं। अनुभव सुखद होता है। आज भी शोधों द्वारा यह सिद्ध होता है कि जो बच्चे प्रौढ़ अध्यापक की तुलना में अपने समकक्ष विद्यार्थियों से ज़्यादा सफलता से सीख पाते हैं। फिर नियमित अध्यापकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व। एकीकृत व समावेशी शिक्षा में नियमित अध्यापकों की सक्रिय भूमिका होती है। उन्हें विशेष विद्यार्थी के संदर्भ में विशेष अध्यापक के संपर्क में रहना होता है, ताकि विद्यार्थी पढ़ाए जाने वाले विषय को आत्मसात कर सके, न कि उसमें आने वाली समस्याओं में अकेला जूझता रहे। कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, वहाँ पे भेदभावपूर्ण वातावरण नहीं होना चाहिए। फिर प्रत्येक विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
बैठने का स्थान इस प्रकार होना चाहिए कि उन्हें आने जाने में असुविधा ना हो। उसके प्रयोग में लाए जाने वाले जो उपकरण हैं उनकी भी उसे जानकारी दी जानी चाहिए, जैसे कि द्विआयामी या त्रिआयामी जो स्पर्शी सामग्री व स्पर्शी मॉडल आजकल बनाए गए हैं, उन्हें उनके आवश्यकता अनुसार कक्षा में उन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिनके माध्यम से विकलांग के साथ साथ दृष्टिविहीन विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सके। नियमित अध्यापक को विशिष्ट अध्यापक से परामर्श लेना चाहिए, जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि की जा सके व परिणाम स्वरूप उनमें स्वस्थ स्व प्रत्यय का विकास भी हो। इस प्रकार 21वीं शताब्दी समावेशी शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराकर विश्व भर में समावेशी शिक्षा के लिए प्रयास जारी है। आदर्श समाज में सभी की भागीदारी होनी आवश्यक है। विकलांगता के आधार पर विभेद करना मानव अधिकारों का हनन है। तो आवश्यकता है तो यह है कि विद्यालय की जो समावेशी शिक्षा के आधार पर समावेशी समाज का निर्माण किया जाए, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने मानव अधिकारों का लाभ उठाकर समाज, देश व विश्व में के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। अंत में हम यह कह सकते हैं कि जो समावेशी शिक्षा है, इसका तात्पर्य है समाज के सभी वर्ग के विद्यार्थियों की कमजोरियों, उसके मजबूत पक्षों व उसकी क्षमताओं को एक ही में विकास करना। वह विस्तृत व्यू रचना का एक भाग है। पाठ्यक्रम के द्वारा समाज का उत्थान किया जा सकता है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आए और आपको आपके लिए उपयोगी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए और इसे सहयोग करते रहिए। धन्यवाद।